अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग थीम 6 नाउ। जो इससे पहले हम थीम 5 मंगोल्स को डिस्कस कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट किया। नाउ वी हैव मूव टू थीम 6। इस थीम का जो टाइटल है दैट्स 3 ऑर्डर्स। अब कल का जो हमारा लेक्चर था वो चेंजिंग ट्रेडिशंस पे था। वो हमने एक ट्रांजिशनल फेज देखा है फ्रॉम मिडीवल पीरियड टू द अर्ली मॉडर्न फेज। आज हम इस चेंजिंग ट्रेडिशन के पहली थीम जो इसकी है वो है 3 ऑर्डर्स। उसके बारे में थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इन 3 ऑर्डर्स में हम 3 सोशल कैटेगरीज को देखेंगे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप था उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की रिलेशनशिप थी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, हम जो ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप में जो उस वक्त की कंट्रीज थी उस वक्त उन पर कौन रूल कर रहे थे। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हम देखते हैं, रोमन एम्पायर में जब उसका जो फॉल होता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसमें जो रीजन्स रह जाते हैं वहाँ पर फिर कौन आ जाते हैं रूल करने। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल learn about the socio-economic and political changes which occurred in the Western Europe between 9th and 17th century। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजों को, सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन 3 चेंजेस को देखेंगे हम इस पीरियड में 9th एंड 17th सेंचुरी में कौन सी चेंजेस आई है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, हम सोशल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, इस तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, और इसके साथ जो पॉलिटिकल सेक्टर है उसमें कौन सी चेंजेस आई है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है रोमन एम्पायर के फॉल के बाद हम देखते हैं कुछ ट्राइब्स थे जिन्होंने उसके फॉल में जो रेस्पॉन्सिबल थे। लाइक अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, आपको याद आ जाए कि जर्मैनिक ट्राइब्स हमने डिस्कस किए थे, गॉथ्स, विसिगॉथ्स, ये जो थे लुम्बार्ड्स, ये थे वो जो ट्राइब्स थे जिन्होंने अटैक किया था रोमन एम्पायर पे और उनकी बहुत सारी टेरिटरीज को एक्वायर किया था। अब आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वी सी नाउ दे took the control of these regions, now they are ruling these regions, है ना। अब इनमें हम क्या देखते हैं, रोमन एम्पायर जो थी वो एक सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट थी, सेंट्रलाइज्ड, जिसमें एक अथॉरिटी होती थी, उनकी एक आर्मी होती थी, उनके ऑफिशियल्स होते थे, तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था हर रीजन पे। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जब अलग अलग जो रीजन्स बन जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फिर लोग जो है अपने हिसाब से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें वो कंट्रोल फिर नहीं रहता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर मेनी पीपल ऑफ जर्मैनिक पीपल ऑक्यूपाइड डिफरेंट रीजन्स। अब जर्मैनिक ट्राइब्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ट्राइब था, उसने डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पर कॉन्कर करना स्टार्ट किया। मोर पर्टिकुलरली वी सी दे कॉन्कर्ड इटली, स्पेन एंड फ्रांस। इटली, स्पेन और फ्रांस को वो कॉन्कर करते हैं और कॉन्कर करने के बाद क्या वहां पर अपना रूल स्टार्ट करेंगे। अब किस तरह से उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उसको भी हम इस यूनिट में ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वाज फ्रीक्वेंट। जैसे हम हर रीजन में देखते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द सेंट्रल यूरोप और द ईस्टर्न यूरोप बट इट्स जनरल। हम देखते हैं ये जो जब डिफरेंट रीजन्स बन जाते हैं, इन रीजन्स में डिफरेंट ट्राइब्स रूल कर रहे हैं, अब वहाँ पर ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जो था वो ऑब्वियस था। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें, ऑन द ईव ऑफ मुस्लिम इन्वेजन, जब मुसलमान आ रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान डिवाइडेड था, चाहे मारवाड़ अलग था, राजस्थान में अलग थे, मराठास अलग थे, तोमार्स दिल्ली में अलग थे, तो हर एक डिफरेंट अपनी अपनी टेरिटरी को संभाले हुए था। तो रिसोर्सेज पर कभी कभी या एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरी, उस पर कभी कभी क्या होते थे, वॉर्स होते थे, हमेशा एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ाइयां कर रहे। तो सेम यहाँ पर भी था, जो वहां पर ट्राइब्स होते थे, जो वहां पर अब कम्युनिटीज यहाँ डेवलप हो रही है यूरोप में, अब वो छोटी छोटी वेस्टर्न यूरोप में हम देख रहे हैं बन रहे हैं, चाहे स्पेन को अलग रूल कर रहे हैं या इंग्लैंड है या इटली है, तो वो आपस में ही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं बन रहा है।
अब इस चीज यहां पर क्या हो रहा है, यहां हम देखते हैं कि ये जो लैंड होता था उस पर ज्यादा फोकस आ गया। अब लैंड प्लेज ए वाइटल रोल इन दिस वेरी फेज। लैंड में क्या था, अब लैंड को आपको बचाना था और लैंड से आपको सरप्लस मिलता था। लैंड से आपको क्या, उस वक्त जो मेन आपका इनकम था वो आप ग्रेन्स वगैरह जो आपकी सब्सिस्टेंस थी वहां से आता था, या लैंड में जो आपको मिनरल्स मिलते थे वो इंपॉर्टेंट था। तो लैंड बिकम द प्राइम फोकस ऑफ एवरी रूलर, या लैंड बिकम द प्राइम फोकस ऑफ दैट वेरी पीरियड। अब लैंड को वो ज्यादा फोकस में ला रहे हैं और लैंड को क्या कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर, क्योंकि अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन लैंड से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, अभी ट्रेड हम देख रहे हैं यहां पर उतना फोकस ट्रेड पर नहीं है, या अभी अर्ली हम देखते हैं प्रिमिटिव तरीकों से ये कर रहे हैं। लैंड में जो अगर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, प्रिमिटिव तरीके हैं इनके पास, वो हम देख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यहां पर यह है, लैंड बिकेम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लैंड पर जिसके पास जितना लैंड है वो उतना उसके पास उतनी अथॉरिटी है, उसके पास इतना उतने पास उसके पैसे आ सकते हैं। तो लैंड जो है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी का भी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। अब 3 ऑर्डर्स तो मैंने भी डिस्कस नहीं किए, पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा था ताकि आपको फिर समझ आ जाए कि कौन सी 3 सोशल कैटेगरीज हैं जो यहां पर डोमिनेंट फिगर की तरफ आ रही है। अब यहां पर अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, क्रिश्चियनिटी हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन बनाया था क्रिश्चियनिटी को। अब क्रिश्चियनिटी यहां पर भी वेस्टर्न यूरोप में भी फैली है और क्रिश्चियनिटी का अपना होल्ड है, अब वो अपना होल्ड बना रही है। अब उस टाइम पे क्या था, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप, द चर्च आल्सो बिकेम ए मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप। अब ये जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं या प्रीस्ट हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट या बिशप्स या पोप्स, ये सारे जो है इनका भी एक यहाँ पर बेस बन रहा है। ये भी अब थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं सेंट्रल यूरोप में, और ये भी लैंड ओन कर रहे हैं या टैक्सेस इनको भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजन प्लेज अ वाइटल रोल इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। तो यहां पर क्रिश्चियनिटी भी अपना शेयर मांग रही है और इनको भी लैंड्स दिए जाते थे और ये उस लैंड को फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका पॉलिटिकल पावर भी था। अब पॉलिटिकल पावर कैसे, ये इंटरफियर करते थे क्रिश्चियनिटी में। हम देखते हैं उनके जो पोप्स थे या ड्यूक्स बिशप्स थे वो इंटरफियर करते थे पॉलिटिकल, इनकी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होती थी। जैसे जो रूलर होता था उसको जो एडवाइस करते थे वो ये क्रिश्चियन पोप्स या ये जो डिफरेंट बिशप्स या प्रीस्ट थे ये इनको एडवाइस भी करते थे। तो ये भी यहाँ पर इनकी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी भी, एक तो रिलीजियस अथॉरिटी इनके पास थी, लेकिन एट द मीन टाइम नाउ Christian priests are enjoying the political authority as well. Now, यहां पर हम देखते हैं अब हम देखते हैं कौन से 3 ऑर्डर्स थे जो अब यहां पर इमर्ज। अब आपने थोड़ा लैंड का इंपॉर्टेंस, मैंने वहां पर लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो यहां पर क्रिश्चियन नोबल्स भी आ गए हैं या क्रिश्चियन के जो प्रीस्ट हैं वो भी उनका एक डोमिनेंट फिगर है। तो हम सोसाइटी में कौन से लोग अब हैं या सोसाइटी को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम इसको क्लास में डिवाइड करें या कास्ट में डिवाइड करें, या किस तरीके से हम सोसाइटी को अब यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हम आज के क्लास सिस्टम को देखें, हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोअर क्लासेस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ अपर क्लास है। तो हमने डिवाइड किया ना सोसाइटी को लोअर, मिडिल एंड अपर क्लास। इस तरह से वहां हम सोसाइटी को किस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एंशिएंट इंडिया में कास्ट सिस्टम में वो कास्ट सिस्टम बाय बर्थ दिया गया था। अब यहां पर ऑक्यूपेशन के बेस पर हम देख रहे हैं कि डिवाइडेड है सोसाइटी। अब क्या है वो, देयर आर 3 ऑर्डर्स, जो इस थीम का टाइटल भी है 3 ऑर्डर्स। अब 3 ऑर्डर्स में क्या है, द फोकस ऑफ दिस चैप्टर आर 3 सोशल कैटेगरीज। अब ये सोशल कैटेगरीज किस वजह से बनी, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। सोशल कैटेगरीज इस वजह से बनी बिकॉज यहां पर क्या है, फोकस किस पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है। अब लैंड पर फोकस ज्यादा आ रहा है और आपस में जो कन्फ्रंटेशन भी हो रही है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं 3 सोशल ऑर्डर्स यहां पर इमर्ज हो रहे हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, क्रिश्चियन प्रीस्ट का। क्रिश्चियन प्रीस्ट पहला सोशल ऑर्डर है जिसको हम क्लर्जी भी कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ये बन जाता है और उनके पास क्या क्या मैंने कहा था, एक तो ये रिलीजियस अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, और उनको फिर शेयर भी दिए जाते थे, लैंड भी ओन करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गई है 3 ऑर्डर्स में। फर्स्ट ऑर्डर इज द क्लर्जी, फर्स्ट ऑर्डर इज द क्रिश्चियन प्रीस्ट। सेकंड, now the second important order is land owning nobles। तो यहां पर land owning noble जो है, जिसको हम nobility भी कह सकते हैं, जिनके पास लैंड
जो है वो दिया जाता है और वो जो है उस पर काम करते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द 3 ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है क्रिश्चियन प्रीस्ट का, सेकंड लैंड ओनिंग नोबल्स। अब लैंड ओनिंग नोबल्स तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आता था। यहां पर आपको इतना याद रखने की जरूरत है, लैंड ओनिंग में क्या होता था, आपको लैंड दिया जाता था, आप इसके मालिक बन जाते थे और आप जो है इस पर जो है पीजेंट्स को या जो भी आपके पास वहां पर लेबरर्स होते थे उनको उस पर काम पे लगाते थे और उनसे जो शेयर मिलता था, आपको पैसे मिलते थे, आप खुद भी रखते थे और उसमें से कुछ शेयर आप अपने जिसने आपको लैंड दिया, किंग हम कह सकते, किंग को देते थे। तो इस तरह से ये हायरार्की में काम करता था। तो फर्स्ट ऑर्डर क्रिश्चियन प्रीस्ट, सेकंड लैंड ओनिंग नोबल्स। नाउ द थर्ड आर पीजेंट्स। यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूट था, पीजेंट्स जो एग्रीकल्चरिस्ट जो काम करते थे, जो लेबरर्स थे, वो तीसरा ऑर्डर यहाँ पर मेन है। तो पहले हम देखते हैं क्लर्जी अलग से एक ऑर्डर बना रहा है, उसका एक अपना सेटअप है, सिस्टम है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसी तरह से सेकंड लैंड ओनिंग नोबल्स हैं, उसकी उनका एक अपना स्टेटस है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो पीजेंट्स है। हम तीनों की लाइफ को देखेंगे, तीनों को हम एसेस करेंगे, उनकी सिचुएशंस को, उनकी डे टू डे नीड्स को उनको देखेंगे कि वो किस तरह से रह रहे हैं। हम लैंड ओनिंग नोबल्स को भी, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स को भी और पीजेंट्स की लाइफ को भी एक एक करके आगे हम देखेंगे। तो यहां पर ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। The changing relationship between these 3 groups was an important factor in shaping European history for several centuries. अब इनके बीच में जो ये हम देखते हैं रिलेशनशिप जो इसमें चेंज हो रही है, अब पीजेंट्स और लैंड ओनिंग नोबल्स और क्रिश्चियन प्रीस्ट या क्लर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है हम देख रहे हैं इन 3 ग्रुप्स में, या चेंजिंग रिलेशन जो इनमें हो रही है, तो उसी को हम ट्रेस कर रहे हैं इस वाले चैप्टर में, चेंजिंग रिलेशंस इसमें हम देखते हैं। और इसी की वजह से हम देखते हैं आगे जाके यूरोपियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक चीज़ समझाऊं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इन 3 चीज़ों की वजह से जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो कैसे इंप्रूव होती है। पहले तो फ्यूडलिज्म हम कहते हैं, जहाँ पर लैंड ओनिंग नोबल जो है इनके पास लैंड होता था और ये अपने लैंड पर लोगों को काम कराते थे और उनको कुछ उसका वेजेस भी देते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द शेयर ये खुद लेते और उसका कुछ हिस्सा उनको भी दे देते, तो किंग्स को भी देते। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड थी, कहाँ पर, एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर भी प्रिमिटिव तरीकों से था। अब चेंज क्या आ रही, आगे हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं तो उसकी वजह से सरप्लस आ जाता है। सरप्लस के बाद जो है ये जो पीजेंट्स थे जो एक काम कर रहे थे, अब इनके पास दूसरे एवेन्यूज बढ़ रहे हैं। अब जिनके पास अपनी लैंड थी वो उस लैंड पर जो है जब उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो वो दूसरी चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करते हैं, या उनमें जो है ट्रेड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और वो ट्रेड करना स्टार्ट होते हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ यूरोप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट तो 12th सेंचुरी हम देख रहे हैं फ्यूडलिज्म से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 9th सेंचुरी फ्यूडलिज्म से स्टार्ट हो रहा है, फिर लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं ग्रेजुअली ये इसमें क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री आज हम इसको देख रहे हैं, इन कंट्रीज को देख रहे हैं। यही हम इसमें ट्रेस करने जाए। नाउ बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू लुक एट द सोर्सेज। हमारे पास क्या सोर्सेज है इस यूनिट को समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए जो इस टाइम पीरियड में हमें समझने के लिए ज़रूरी है। अब इससे पहले जो भी हमारे चैप्टर्स थे, चाहे वो सिविलाइजेशन हमने पढ़ी हो या जो सिविलाइजेशन से पहले अर्ली ह्यूमंस की भी बात हो, हमारे पास यूजुअली उतना हम कहते हैं सोर्सेज जो है उतने अवेलेबल नहीं होते व्हेन वी टॉक ऑफ द एंशिएंट पीरियड। अगर होते भी थे तो उनमें बहुत ज़्यादा हमें केयरफुली उनको स्टडी करना पड़ता था, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है मिस्टिकल चीज़ें हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की गई है जो हम कह सकते हैं अनट्रू थी, जो उनमें उनकी उतनी सच्चाई नहीं होती थी, जो मिथिकल होती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिडीवल पीरियड की जब हम बात करें तो फ्रॉम मिडीवल पीरियड वी सी नाउ डेज द डेथ ऑफ सोर्सेज। हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज बन जाती हैं, या हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज जो हैं रिटन फॉर्म में, जिसको हम लिटरेरी सोर्स भी कहते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। बट एक चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है, जो हम देखते हैं डिफरेंट सोर्सेज को हमें यहाँ पर आपस में देखना है कि ये कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है। अगर किसी
किसी पीजेंट के बारे में कहा जा रहा है कुछ, या कुछ ग्रुप्स के बारे में, तो हमें दूसरे सोर्सेज जो है उनको इससे हमें रिलेट करके देखना है कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई ऐसी है। तो सोर्सेज को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रीचेक, हम इसको क्रॉस चेक करें एक दूसरे से, ताकि हमें उसकी सच्चाई पर यकीन हो जाए। Now when we talk of the sources of medieval, तो medieval period में पहली बात है हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, but the only thing which we have to take care is to cross check the sources. Now histories of the regions, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हम देखते हैं histories of the regions, हर एक रीजन की अपनी हिस्ट्री लिखी जा रही है, तो हर एक में लिटरेट्स पैदा हो रहे हैं, हर एक में स्कॉलर्स एंड जो है और जो वहाँ पर हिस्टोरियंस हैं वो अब यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, और वो जो है हिस्ट्री लिख रहे हैं अपने रीजन्स की। अब स्पेन में अलग है, इसी तरह से वहाँ पर दूसरे स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, या गॉल है, फ्रांस है, ये सब रीजन जो है वहाँ पर अब उनकी हिस्ट्रीज लिखी जा रही हैं। इवन कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऑफ द रीजन्स ऑफ द विलेज, इंडिविजुअल विलेज की भी हमें कभी कभी हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मटेरियल का हमें कोई मसला नहीं है, तो ये हमें यहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंफॉर्मेशन किस सेंस में देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी होते थे, या कभी कभी जो बॉन्ड्स होते थे, जो कभी लैंड ओनिंग नोबल्स होते थे और जो उनके पीजेंट्स होते, उनके बीच में जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में, तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम करता है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो प्लेड इन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हाइल वी कंसिडर सोर्सेज। सो डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप, डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप के बारे में, प्राइसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन डॉक्यूमेंट्स से, लीगल केसेस के बारे में, अगर कभी केस होता था तो उसमें क्या लॉज इंप्लीमेंट होते थे, तो वो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और चर्च का भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। चर्च में भी क्या होता था, वहां पर चर्च केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स, चर्चेस जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे बर्थ्स का, मैरिजेस का, डेथ्स का। ये तीन चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज। तो ये क्रिश्चियन चर्च जो थे इन तीन चीजों का रिकॉर्ड रखते थे, जो ये बर्थ्स, मैरिजेस एंड डेथ्स। It helps us to understand the structure of family as well as the population of that very region, या as well as the population of that very particular period। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ये पता चलता है किनसे, इन रिकॉर्ड से, इन डॉक्यूमेंट से। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, चर्च जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं और चर्च में ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो चर्च के बाद हम देखते हैं चर्च में ही ज्यादा ये इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द इनस्क्रिप्शंस। नाउ इनस्क्रिप्शन जो है ना, इनस्क्रिप्शन जो है ये जो एनग्रेव किए जाते हैं, जब हम वर्ड्स को एनग्रेव करके किसी जगह लिखते हैं उसको इनस्क्रिप्शन कहते हैं। बाय द वे द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। एपिग्राफी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, या इनस्क्रिप्शंस लिखने स्टार्ट होते हैं चर्च में। अब क्या लिखा जाता था चर्च में, यूजुअली अगर आप आज भी देखेंगे मस्जिद, अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो वहां पर भी हम कभी कभी लिखते हैं ना, जिसको हम कैलीग्राफिक वे में लिखते हैं, कभी ऊपर से ही लिखते हैं, कभी एनग्रेव करके भी लिखते हैं, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो वहाँ पर आयात लिखते हैं या कुछ दुआ वगैरह लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं चर्च में हम देखते हैं गिव इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, अबाउट द ट्रेडर्स एसोसिएशन, सॉन्ग, स्टोरीज, ये सब चीज़ें चर्च में लिखी जाती थी, एनग्रेव की जाती थी। अब स्टोरीज एंड ये सब चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, और हमें ये हेल्प करता है, ये चर्च में इनस्क्रिप्शन जो है हेल्प करती है हमें इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज पहले हमने देखे। अब द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स जो हम देखते हैं, जो रिसर्च जो वहाँ पर स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फिगर है जो हमें हेल्प करते हैं। फ्यूडल सोसाइटी एक बुक है जो लिखी है मार्क ब्लोच ने, ये हिस्ट्री लिखी है इनने, इससे हमें हेल्प मिलती है। सोशल रिलेशंस, हायरार्कीज, लैंड मैनेजमेंट, इस बारे में ये बात करते हैं। अब यहाँ पर एक जो मार्क ब्लोच है उसकी कुछ मैं आपको अचीवमेंट्स बता देता हूँ, या उसका जो तरीका था हिस्ट्री लिखने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको भी यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम मेकिंग। ये जो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का लिखना है ना, ये भी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब
ट्रेंड मतलब ये इससे पहले नहीं था, इससे पहले हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मैन थी। हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मैन का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री में सिर्फ जो बड़े लोग थे उन्हीं का नाम, हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड हिस्ट्री ऑफ जो जनरल्स हैं उन्हीं को हम देखते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल आपको दूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की हम बात करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम कहते हैं याद किया जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर किसने बनाया? अलेक्जेंडर की अचीवमेंट्स को किसने असल में फुलफिल किया? वो असल में उनकी आर्मी थी जिन्होंने अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर बनाया। अब आप आर्मी का नहीं देखोगे, जो मेन सोर्स थी अलेक्जेंडर के पास वो आर्मी थी, उनको आप कहीं नहीं हिस्ट्री में उस तरह से देखो, उनकी अचीवमेंट्स को दिखाया गया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अंडर एस्टिमेट की जाती है उनकी अचीवमेंट्स। इसी तरह से आप देखोगे गांधी को बहुत ज्यादा हम मानते हैं, गांधी ने बहुत ज्यादा, हाँ उसका अपना एक इम्पैक्ट है, एक लीडर का एक अपना इम्पैक्ट होता है, लेकिन अब जब हिस्ट्री लिखते हो आप सिर्फ जो अपर क्लास है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मैन जो है, ग्रेट मैन्स का लिखते हो, और जो मेन सोर्स होते हैं और जो मेन लोग होते हैं जो चेंज लाने में उनका जो योगदान होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। बहुत टाइम तक हम देखते हैं। अब यहां पर यही हिस्ट्री में हम देखते हैं, यही हुआ। इनिशियली क्या था, हिस्ट्री में सिर्फ ग्रेट मैन्स की बातें होती थी, जैसे रूलर्स की बातें होती थी, जनरल्स की बातें होती थी, बड़े बड़े जो प्रीस्ट होते थे उनकी बातें होती थी, जो कॉमन मैसेज होते थे उनकी बात नहीं होती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं हिस्ट्री में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो होगा, ये हम पर्सपेक्टिव देखेंगे। अगर सोसाइटी में चेंज आ गई तो लोग इस चेंज को कैसे देख रहे हैं। अगर सोसाइटी में कुछ रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ये हम देखेंगे लोगों ने क्यों रिएक्ट किया। अब लोग हम देखेंगे, ये सिर्फ ये नहीं कि किसी एक मंगल पांडे ने कॉल दी है कि हम ये चीज करेंगे, यहाँ पर अपराइजिंग होनी चाहिए, उस पर लोगों ने रिएक्ट किया। अब लोगों में क्या डिसकंटेंट था, ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो हम देखेंगे कि लोग इस चीज को कैसे समझते हैं। तो यहां पर अगर हम हिस्ट्री ऑफ बिलो देखेंगे तो हम पीजेंट पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से सोसाइटी को देख रहे हैं। पीजेंट पर्सपेक्टिव, लोग जो है उस वक्त कॉमन पीपल जो थे वो पीजेंट जो थे किस तरह से सोसाइटी को देख, उनका भी एक पर्सपेक्टिव हो, उनकी भी एक से हो, है ना। इस तरह से ये बहुत टाइम तक नहीं रहा, लेकिन थैंक्स टू द मॉडर्न हिस्टोरियन, जो 7th 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कुछ हिस्टोरियंस आए हैं जिन्होंने इस चीज को देखा है और इस चीज कहा कि अब देयर इज अ नीड टू रीराइट द हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, फ्रॉम द पीजेंट पर्सपेक्टिव या फ्रॉम द लोअर कास्ट पर्सपेक्टिव या फ्रॉम द कॉमन पर्सपेक्टिव। जो मेन पर्सपेक्टिव जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी हमें, कॉमन मैसेज के पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को जानने की कोशिश हमें करनी है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो बुक है फ्यूडल सोसाइटी या मार्क ब्लोज, ये खुद हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के मानने वाले हैं और ये कहते हैं कि हिस्ट्री में कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं चेंज होने के लिए। हिस्ट्री में जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हिस्ट्री में चेंज लाते हैं। इट्स नॉट ओनली द हिस्ट्री फ्रॉम अबव बट ऑल्सो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। तो ये हमने कुछ सोर्सेज देखे हैं आज अबाउट द 3 ऑर्डर्स। नाउ in our next lecture we'll be discussing about the first order जो हम क्लर्जी देखेंगे और subsequent lecture में हम बाकी को भी डिस्कस करेंगे। अब आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, if you need any clarification further, you can write in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.